Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in the last video, we completed the early medieval phase and now we are moving on to the later medieval phase where we will start with दिल्ली सल्तनत। देखिए दिल्ली सल्तनत एक काफी बड़ा पोर्शन है उत्तर मध्यकाल का और इसमें 5 डायनेस्टीज हैं जिनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। आज के वीडियो का पर्पस है कि दिल्ली सल्तनत आखिर है क्या, क्या क्या चीजें उसमें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट बातें क्या है। तो पहले दिल्ली सल्तनत को समझ लीजिए, फिर हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग बातें करेंगे अलग अलग वंशों पर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि मेडिएवल हिस्ट्री को हमने 2 पार्ट में बांटा, अर्ली और लेटर। अर्ली यानी पूर्व मध्यकाल, लेटर यानी उत्तर मध्यकाल, ये मेन है। अर्ली मेडिएवल फेज में क्या होता है, इसी काल को राजपूत काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में मैं एक बार मैप बना लेता हूं। यहां पर देखिए ये हमने मैप बना लिया। ठीक है, ये इंडिया का मैप हमारे पास आ गया, आज के इंडिया का। ठीक है, देखिए, और ये अगर हम देखें तो ये उस समय का भारत, आज का भारत, और ये उस समय का भारत, पाकिस्तान भी उस समय भारत में ही था, और ये अफगानिस्तान है। ठीक है, ये अफगानिस्तान, ये हमने बना लिया। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस समय ये भारत का ही पार्ट है, पाकिस्तान भी। तो अर्ली मेडिएवल फेज को भी हमने 2 पार्ट में बांटा था। और अर्ली मेडिएवल फेज था क्या? अर्ली मेडिएवल फेज हर्षवर्धन के शासन काल के अंत से, यानी हर्षवर्धन के शासन काल का अंत 647 एडी में होता है और वहां से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक, यानी कि 1200 एडी तक जो समय है उसे कहते हैं अर्ली मेडिएवल फेज या पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो इसे भी हमने 2 पार्ट में बांट दिया था, 3 पार्ट में। नॉर्थ इंडिया पढ़ने के लिए 3 पार्ट में, ऐसे तो यहां सारी घटनाएं जो होंगी ये पैरेलल होंगी, साउथ इंडिया और मुस्लिम इन्वेजन। यहां नॉर्थ, मैंने राजपूत काल कहा था, नॉर्थ इंडिया को जब हम देख रहे थे तो पूरे कई राजपूत वंश को हमने देखा जो आपस में संघर्ष करते हैं। गुर्जर प्रतिहार, इधर सोलंकी या चालुक्य, यहाँ मालवा में परमार है, वैसे ही दिल्ली और अजमेर में आपको तोमर, और आपको अजमेर में आपको चौहान है तो दिल्ली में तोमर है। तो सबको हमने देखा था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी देखा था, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच कन्नौज के लिए यहाँ। तो नॉर्थ इंडिया हमने पूरा देखा था। उसी तरह से साउथ इंडिया भी हमने देखा था कि अर्ली मेडिएवल फेज में दक्षिण भारत में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है, वो तो हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि चूंकि राजपूत यहाँ यूनाइट नहीं थे तो 2 मुस्लिम, अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 मुस्लिम अटैक होते हैं। पहला होगा अरबों का, मुख्य रूप से 2 होगा, लेकिन तुर्कों का, एक अरब का होगा और 2 तुर्कों का होगा। ठीक है, तो पहला अरबों का होगा और दूसरा तुर्कों का होगा, तुर्कों का। तो अरबों में अगर देखेंगे तो पहला होगा, पहला सफल आक्रमण, वैसे तो बहुत हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का 712 एडी में जो कि आता है और यहां सिंध पे अटैक कर देता है, लेकिन मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में नहीं हो पाती। दूसरा तुर्कों का होगा, लेकिन इसमें भी 2 आक्रमण होंगे। ठीक है, तुर्कों के आक्रमण में, यह आक्रमण अफगानिस्तान से होगा। एक होगा महमूद गजनवी का। इसका मकसद भारत में सत्ता की स्थापना नहीं है, बल्कि भारत के धन संपत्ति को लूटना है। आता है, लूटता है और चला जाता है। दूसरा होगा मोहम्मद गोरी का। ठीक है, मोहम्मद गोरी का। देखिए महमूद गजनवी, ये गजनी से आता है, अफगानिस्तान में गजनी है। ठीक है, महमूद आएगा, लूटपाट करेगा, चला जाएगा। जबकि गोरी जो आएगा ना, ये गोर साम्राज्य में है। ये गोर है, यहां पर हेरात और गजनी के बीच में गोर है, ये वाला पार्ट। तो जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है उस समय गजनी भी गोर साम्राज्य के तहत ही है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो अब यहां आप देखेंगे महमूद। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के आने के बाद भारत में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा और इसका पहला आक्रमण देखिए महमूद गजनवी का होगा 1000 एडी से लेकर इन बिटवीन 1000 एडी टू 1027 एडी तक, 1027 एडी तक 17 आक्रमण करेगा महमूद गजनवी, पहला तुर्क आक्रमण। ठीक है, 2 आक्रमण, एक अरबों का, दूसरा तुर्कों का, लेकिन तुर्कों में भी 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुल 3 मुस्लिम आक्रमण होते हैं, सफल आक्रमण। तो अब महमूद गजनवी 17 आक्रमण करता है और महमूद गजनवी के जाने के बाद आएगा मोहम्मद गोरी, और इसके बाद भारत में
मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाएगी। ये मैंने बता दिया था। मोहम्मद गोरी का पहला अटैक मुल्तान पे होगा, यहां पर पहला मुल्तान पे होगा। ये जो पार्ट है मुल्तान, पाकिस्तान वाला आज का, तो पहला आक्रमण वहां होता है और अंतिम आक्रमण खोखरों के खिलाफ होगा। मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाएगी 1206 एडी में, 1206 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। इसका जो स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका एक बहुत ही विश्वास पात्र और बड़ा ही जिसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दास था, गुलाम था इसका, ठीक है। तो वही क्या करता है, यहां पर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है डीएस, और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है 1206 एडी में। और बाद में दिल्ली सल्तनत के बाद हम मुगलों को पढ़ेंगे। ये 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलेगा। पूरा जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड होगा ये होगा 1206 टू 1526 एडी तक। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होगी बाबर के साथ, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के साथ, और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो जाएगी। तो ये एक मैंने आपको पीछे का रिव्यू दे दिया ताकि आपको ध्यान रहे। मोहम्मद गोरी का स्लेव है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी को कोई इशू नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, तो उसका सबसे विश्वास पात्र गुलाम, उस समय देखिए तुर्की में उस समय होता क्या था कि गुलाम खरीदे जाते थे। तो गुलाम का मतलब आप ये मत समझिए कि उसके साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार होता था, ऐसा नहीं। गुलाम खरीदे जाते थे और उनकी अपब्रिंगिंग की जाती थी, लालन पालन किया जाता था, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता था, युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती थी और धीरे धीरे वो सेना में आ जाते थे, ठीक है। तो एक तरह से वो सर्विस में आ जाते थे। तो गुलाम का मतलब उस समय ऐसा नहीं था कि गुलाम जो थे बड़ा उनके साथ अमानवीय व्यवहार होगा, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मोहम्मद गोरी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी। तो हम यहीं से अब यहां पहुंच चुके हैं, इस पूरे पीरियड को हम देख चुके थे, हम पहुंच चुके हैं यहां। तो अब हम दिल्ली सल्तनत को समझेंगे कि कितने डायनेस्टी वहां पे थे। देखिए अब दिल्ली सल्तनत को अगर हम देखें तो यहां पर देख लीजिए, हम देखने वाले हैं पहला, यहां पे मैं बता रहा हूं, पहला डायनेस्टी है गुलाम, जिसकी स्थापना करेगा कौन, यही कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी मैं लिखूंगा जो कि मोहम्मद गोरी का स्लेव है 1206 में, ठीक है। गुलाम डायनेस्टी, ठीक है। यहां पे देखिएगा ये गुलाम, यहां थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि यहां पे गुलाम देखिए, गुलाम जिसको अंग्रेजी में स्लेव कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो गुलाम वंश के 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में। गुलाम के बाद आप देखें तो आप देखेंगे गुलाम के बाद, गुलाम डायनेस्टी के बाद यहां पर आएगा खिलजी या खलजी डायनेस्टी। उसके बाद अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा देखिए कौन सा डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक। और चौथा देखें तो चौथा अगर हम देखते हैं तो चौथा डायनेस्टी आएगा सैयद, और इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए था, जहां स्क्रीनशॉट की जरूरत होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। यहां देखिए, और उसके बाद यहां पे आ जाएगा लोधी डायनेस्टी, ठीक है, लोधी। अब देखिए इसका टाइम पीरियड भी मैं लिख देता हूं, 5 डायनेस्टी आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। ओवरऑल हमें जानना है कि दिल्ली सल्तनत है क्या। 5 डायनेस्टी है, यहां पर आप लिख सकते हैं कि 5 डायनेस्टी दिखाई दे रहा है। अब गुलाम डायनेस्टी कौन शुरुआत करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में, ठीक है, 1206 एडी में। तो यहां पर देखिए गुलाम डायनेस्टी को का जो टाइम पीरियड है, ये आप टाइम पीरियड लिख लीजिए, ये टाइम पीरियड है आपका 1206 टू 1206 से 1290 एडी। ऐसे ही खलजी का अगर देखें तो 1290 टू 1320 एडी। अगर हम तुगलक का देखें तो 1320 टू 14
14 AD, ठीक है। इसी तरह से सैयद का देखें तो सैयद में आप देखिए 14 टू 1450 AD। जबकि आप अगर लोदी का देखेंगे तो लोदी डायनेस्टी आपकी होगी 1451 से लेकर 1526 AD तक। मैंने बताया कि देखिए 1206 से शुरू हो रहा है और 1526 में ये खत्म हो जाएगा। यहीं पे पानीपत की पहली लड़ाई होगी बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी जो होगा अंतिम लोदी शासक वो हारेगा और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। अब इसको एक चीज और याद रखिए, अगर आपको ट्रिक से याद करना है कि 5 डायनेस्टी कौन कौन सी थी तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, गुल, खिले तो सांस लो, ठीक है। गुल खिले तो सांस लो, देखिए ये मैं ऐसे बना देता हूं, गुल खिले तो सांस लो, ठीक है। गुल खिले तो सांस लो, आप इसको ऐसे भी, मैं इसे ऐसे घेर देता हूं ताकि आपको गुल खिले तो सांस लो, अब इससे आपको याद हो जाएगा। गुल खिले तो सांस लो, गुलाम या स्लेव, खिले खिलजी, तो तुगलक, सैयद सांस से सैयद और लो से लोदी। तो आपको 5 डायनेस्टी याद हो गए दिल्ली सल्तनत का कौन कौन सा था। तो अब आइए गुलाम वंश के जो शासक हैं उनको हम देखते हैं। देखिए 5 वंश पढ़ना है आपको दिल्ली सल्तनत में। अब गुलाम वंश में देखिए कुछ चीजें और जाननी चाहिए आपको, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। जैसे पहला जो एस्टैब्लिश करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम है किसका, मोहम्मद गोरी का। उसके बाद आता है आराम शाह, जरूरी नहीं है बिल्कुल पढ़ना, मैं बता दूंगा कौन सा जरूरी है कौन सा नहीं है। उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया, रजिया, रुकनुद्दीन फिरोज स्थान, बहराम शाह, बहराम शाह, ठीक है। ठीक है, आप रजिया के बाद आप लिखिए ही मत, रुकनुद्दीन फिरोज। इसके बाद आप एक महत्वपूर्ण शासक पढ़ेंगे बलबन को, और भी हैं इसके पहले नसरुद्दीन महमूद भी है, ठीक है। और लास्ट शासक होगा इसका क्यूमर। जब हम इस पूरे वंश को पढ़ेंगे तो सारे शासकों का नाम लिखेंगे, लेकिन जो जरूरी है पढ़ना उसी को है। थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो लाइन की जो जानकारी होगी हम दे देंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो और भी शासक है, यहाँ है ऐबक है, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया। हाँ आप देखेंगे तो इसके बाद रजिया के बाद बहराम शाह है, उसके बाद मसूद शाह, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, फिर बलबन, फिर कैकुबाद और फिर क्यूमर, ठीक है। तो इतने शासक हैं, लेकिन मैंने बीच में लिखा है, बीच में कुछ को छोड़ दिया है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन हम जहां जानकारी जरूरी होगी वो हम लेंगे जरूर, ठीक है। अब यहां पर देखिए गुलाम वंश में हमें जो पढ़ना होगा, देखिए इसको थोड़ा पढ़ लेना होगा क्योंकि यही एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है ना, इसको यही एस्टैब्लिश करेगा गुलाम वंश में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इंडियन एक्सपीडिशन में मोहम्मद गोरी के साथ था और सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र भी इसको मिला। हाँ, उत्तर भारत का क्षेत्र मिला इसको, ठीक है। लाहौर से लेकर लाहौर राजधानी बनाएगा, पूरा गंगा यमुना दोब का क्षेत्र इसको मिला था, ठीक है। गोरी ने इसे दिया था, ठीक है। तो जितने तराइन के दोनों लड़ाई हुए, जो युद्ध हुए, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, उसके बाद चंदावर की लड़ाई होती है 1194 में, सब में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इवन उसके बाद चंदावर की लड़ाई के बाद भी इसने नॉर्थ इंडिया के गंगा यमुना दोब के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम देखेंगे।
आराम शाह नहीं पढ़ना। इल्तुतमिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा हम रजिया को जानेंगे और बलबन को जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन जो है इसमें देखिए, एक तो यहां पर देखिए, यहां पर आप देख लीजिए, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसके बाद आपको इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद थोड़ा रजिया को हम देख लेंगे और बलबन को देखेंगे। बाकी जहां जानकारी जरूरी होगी वहां हम उसको, उस जानकारी को जरूर लेंगे जब हम पूरे गुलाम वंश को पढ़ेंगे तब। अब यहां जानने की बात क्या है, देखिए गुलाम वंश तो ऐसे नाम है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये सब वंश चल रहे हैं यहां पे। आप वंश सब जगह लिख लीजिएगा, डायनेस्टी लिख लीजिएगा। अब यहां पर देखिए, कहा जाता है कि असल में बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि बेसिकली ये तीन वंश चला। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश था उसको कुतुबी वंश कहा गया, तो आप लिख सकते हैं कुतुबी वंश, ये हम बाद में जब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश को तो वहां लिखेंगे। इल्तुतमिश का जो वंश चला उसको शमसी वंश कहा गया, ठीक है। और उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण वंश चला बलबनी वंश। यानी कि यहां पर तीन वंश आप देखेंगे, एक तरह से यहां पर मैं लिख देता हूं कुतुबी वंश। देखिए ये जो है ये कुतुबी वंश, इसको जो ऐबक ने चलाया वो कुतुबी वंश, कुतुबी वंश, ठीक है ना। उसके बाद इल्तुतमिश चलाएगा तो इसको कहा जाता है शमसी वंश, शमसी डायनेस्टी। और ये बलबनी वंश, बलबनी वंश, बलबन के द्वारा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो वैसे तो ये गुलाम वंश है, सभी ये गुलाम वंश में ही आते हैं। और इसके अलावा और भी इस गुलाम वंश के और भी नाम है। इस गुलाम वंश को मामलुक भी कहा गया, ठीक है, मामलुक, मामलुक वंश भी कहा गया, इसको इलबरी भी कहा गया, ठीक है, इसको प्रथम तुर्क वंश भी कहा गया। तो कई नाम इसके आते हैं, और नाम कौन सा सुटेबल है देखिए, इसको लेके इतिहासकारों में अलग अलग मत है, तो इस पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे जब हम इस वंश को पढ़ेंगे। तत्काल आपको जानना चाहिए गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहते हैं, क्योंकि देखिए ये भी कहा गया ना, समझ ही लीजिए कि गुलाम वंश में ये होता क्या था कि गुलाम वंश, बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि गुलाम वंश सही नहीं है, स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि इसमें सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ये तीन ही गुलाम थे, स्लेव थे, बाकी इसमें कोई गुलाम नहीं था, इसलिए इसको हम गुलाम वंश नहीं कह सकते। दूसरा मामलुक वंश, मामलुक वंश का मतलब स्वतंत्र माता पिता के संतान। तो आगे के जो शासक हो गए इन तीनों को छोड़कर, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन को छोड़ के, तो वो स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियन इसको कहते हैं कि मामलुक माना जाना चाहिए। इलबरी वंश इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया जाए तो बाकी शासक, एक तुर्की कबीला था इलबरी, उसी से संबंधित थे, इसलिए लोगों ने इसको इलबरी वंश भी कहा, और प्रथम तुर्क वंश भी कहा गया। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, ये बस आप ध्यान रखिएगा, मामलुक, इलबरी, प्रथम तुर्क वंश, ठीक है, गुलाम वंश, ये सब एक ही वंश को कहा जाता है। एक चीज और है, देखिए मुझे याद आ गया, दिल्ली सल्तनत को भी, हाँ, दिल्ली सल्तनत के लिए भी कहा जाता है कि पठान पीरियड। लेकिन यहां इस हिस्टोरियंस का, इतिहासकारों का मानना है कि पठान पीरियड कहना सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां सिर्फ लोदी वंश ही, ये लोदी जो थे, लोदी वंश के जो शासक थे यही पठान थे, ठीक है ना। बाकी जो थे वो तो तुर्क थे, पहले वाले तुर्क थे, इसलिए बेटर नाम या मोस्ट सुटेबल नेम शुड बी दिल्ली सल्तनत। तो ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद यहां खलजी वंश, देखिए खलजी वंश में अगर हम देखें तो यहां पर जलालुद्दीन खिलजी, थोड़ा सा आप अगर ये थोड़ा मैं मिटा दूंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट जरा ले लें यहां पर, चलिए यहां पर थोड़ा स्पेस बन जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं। उसी तरह से यहां पर देखेंगे तो यहां पे जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी या खलजी, उसके बाद ये संस्थापक है, फाउंडर है, जैसे गुलाम वंश का फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें देखिए, इसके बाद इसमें और भी है, शहाबुद्दीन उमर है, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी है, ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो शाह है। लेकिन हमें वो हम जब यहां पर देखेंगे, जब हम खलजी वंश को पढ़ेंगे तो उन सारे का नाम यहां लिखेंगे, ठीक है। वैसे वैसे मैं लिख देता हूं, अगर आप कहें तो लिख भी देता हूं। शहाबुद्दीन उमर, शहाबुद्दीन उमर, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी, मुबारक खलजी। उसके बाद हम देखते हैं तो 4 नाम हो गए। उसके बाद हो जाएगा नसरुद्दीन खुसरो शाह, खुसरो शाह। अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी 1-2 लाइन की जानकारी तो हर जगह से हम लेंगे, लेकिन यहां पे हमें अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो खिलजी वंश ये हो गया, ठीक है, जहां हम अलाउद्दीन खिलजी को, जैसे यहां ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, थोड़ा बहुत रजिया भी, ये इंपॉर्टेंट है वहां। तो खलजी वंश में यहां पर अलाउद्दीन खिलजी, देखिए आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि एक बार हम इसे देख लेंगे। अब यहां पर हम आ जाते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश देखिए टाइम पीरियड लिखा हुआ है, और तुगलक वंश में पहले गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ये जो है ये फाउंडर है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसी को हमें पढ़ना है। कैपिटल शिफ्ट करेगा, ठीक है, करेंसी चेंज कर देगा। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल शासक भी कहा गया। सारे डिसीजन लिए जो कि टाइमली नहीं लिए, बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ, इसको पागल शासक कहा गया, और इसने कैपिटल चेंज कर दिया बेवजह, फिर वापस ले आया दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी से फिर दिल्ली आता है, बहुत सारे खर्च किए इसने बेवजह, ठीक है, और करेंसी चेंज कर दिया बिना वजह के, ठीक है, बिना वजह के बहुत सारे स्लेव रख लिए, उसका खर्चा एक अलग था। तो तुगलक डायनेस्टी के पतन का कारण भी रहा, ठीक है। तो ये सब चीजें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और फिर हम देखेंगे फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसमें भी बहुत सारे शासक हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे फिरोज शाह, तो अंतिम शासक यहां पर अगर आप देखेंगे तो नसरुद्दीन महमूद शाह, यहां पे नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद शाह। तो देखिए यहां पर हमें 2 शासकों को पढ़ना है, एक तो मोहम्मद बिन तुगलक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिरोज शाह तुगलक, ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में बस इतना जानना है कि इसी के समय 1398 एडी में मंगोल शासक भारत पे आक्रमण करेगा, कत्लेआम बचाएगा, और वही डाउनफॉल का कारण भी बनेगा भारत में। तो ये छोड़ के भाग जाता है, हाँ, ये भारत ही छोड़ के भाग जाएगा, मतलब अपना शासन छोड़ के भाग जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, लेकिन इसी के समय मंगोल आक्रमण, तैमूरलंग मंगोलों का आक्रमण होगा, जो कि तैमूरलंग करेगा, ठीक है। तो यहां 2 शासकों को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय आप देखेंगे कि 2 डायनेस्टी उभर के आएगी, इसको भी हमें देखना होगा। यहां पर देखेंगे तो 2 डायनेस्टी उभर के आएगी, एक विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 एडी में आएगा। और विजयनगर कहां होगा मैं बता देता हूं अभी, ये विजयनगर, और दूसरा आएगा बहमनी, एक हिंदू शासन होगा, हिंदू साम्राज्य होगा, और ये बहमनी, ये 1347 में। ये दोनों आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में, एडी में, मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में आएगा, ठीक है, आएंगे। अब देखिए ये जो था ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, ये जो आप देखेंगे ना, तो
विजयनगर साम्राज्य जो है ये है, देखिएगा, कृष्णा नदी और ये तुंगभद्रा नदी। तो इसके इधर ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये विजयनगर साम्राज्य में आ जाएगा, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य, ठीक है ना। और इधर यहां पर देखेंगे तो इधर देखिएगा, इधर जो गोदावरी वाला क्षेत्र है यहां पर देखेंगे तो इधर पूरा जो है बहमनी किंगडम होगा, इधर विजयनगर, इधर बहमनी, और ये रायचूर दोअब है। इसी रायचूर दोअब के लिए संघर्ष होगा, इसी रायचूर दोअब के लिए इन दोनों में, बहमनी और विजयनगर में संघर्ष होगा। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही होता है और बहुत बड़ा चैप्टर है दोनों, तो इनमें संघर्ष हम देखेंगे तो वो अलग से, इतना बस जान लेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये दोनों दक्षिण भारत में ये दोनों एम्पायर उभर के आएंगे और इन दोनों में रायचूर दोअब के लिए संघर्ष होगा। रायचूर दोअब यही क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे, एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं दो डायनेस्टी पे बात कर लेता हूं। चलिए, तो यहां पे मैं मिटा देता हूं इसे ताकि हम इधर बात कर ले। थोड़ा देखिए, यहां पे मैं ऐसे मिटा देता हूं, थोड़ा सा ये तो हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, अब यहां पे सैयद डायनेस्टी, तो सैयद डायनेस्टी में देखिए फाउंडर इसका होगा खिज्र खान। खिज्र खान पहला शासक होगा, उसके बाद मुबारक शाह, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये है, ठीक है। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी थोड़ी इसमें से जानकारी लेनी है। जो मेन हमारा है ये तीन, गुलाम, खलजी और तुगलक, बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखिए यहां पर लोदी डायनेस्टी, तो लोदी डायनेस्टी में देखिए इसे मैं मिटा देता हूं और फिर मैं लोदी डायनेस्टी को के शासकों का नाम यहां पर लिख देता हूं। तो बहलोल लोदी संस्थापक है, बहलोल लोदी, ठीक है। उसके बाद सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, इसमें सिकंदर लोदी को और थोड़ा हमें पढ़ना होगा, थोड़ा सा इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी, और इसी को हराएगा, हाँ, डिफीटेड बाय अकबर, बाबर, अकबर कह रहा हूं, डिफीटेड बाय बाबर, बाबर कब? 1526 एडी में पानीपत की लड़ाई होगी पहली, और उसी के बाद ये अंतिम डायनेस्टी होगा, लोदी डायनेस्टी। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पानीपत की पहली लड़ाई में, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 एडी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाएगा 1526 में। देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है 1526 में, ठीक है ना, 1526 में। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से होगी, ठीक है, और अंत होगा लोदी वंश पे, ठीक है। शुरुआत करेगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव है मोहम्मद गोरी का। अंत किसके समय होगा? लोदी डायनेस्टी के, इब्राहिम लोदी के समय, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए आप कि हम सारा चीज देख लिया, ठीक है। तो एक तरह से हमने यहां पर देख लीजिए, यहां पे 4 इंपॉर्टेंट शासक हैं, लेकिन इनके बारे में एक एक दो लाइन की जानकारी हमें लेनी होगी, ठीक है। ये हमें थोड़ा इसमें सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, हाँ, लेकिन पढ़ना। ये बेसिकली यही पठान थे, ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं पठान पीरियड। तो पठान पीरियड इसलिए कहना नहीं ठीक नहीं होगा कि लोदी के पहले सारे तो तुर्क ही, इसलिए पठान कहना सही नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको याद रखना चाहिए गुलाम वंश के बारे में, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी को मामलुक इल्बरी प्रथम तुर्क कहते हैं, जो इनके नाम है दूसरे, ठीक है। और देखिए ये याद रखिएगा, गुल खिले तो सांस लो, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। और बाकी मैं इसके भी ट्रिक बताऊंगा ताकि आप सीक्वेंस में, जैसे कि इसका भी है कि अब आज इस बार फिर राजस्थान बिहार में नसरुद्दीन बाल कटाएगा, क्यों मर लास्ट,
अब आज इस बार इससे इल्तुतमिश, ठीक है, अब आज इस बार फिर फिरोज, राजस्थान रजिया, ऐसे करके मैंने ट्रिक बनाया हुआ, सारा मैं बता दूंगा आपको। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक बार पूरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जो बचा हुआ होगा आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह से हमने एक ओवरऑल व्यू ले लिया दिल्ली सल्तनत का। अब हम एक एक करके अलग अलग वीडियोस में गुलाम वंश, अलग अलग शासकों को देखेंगे और एक एक करके सारे डायनेस्टीज को खत्म करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।